शिक्षा विंडो के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं फिजिक्स मेंटर मुकेश कुमार आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इसके पहले ये दूसरा लेक्चर है फिजिक्स का, ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में जो हम पढ़ाए थे वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का कुछ टॉपिक्स बताए थे। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताए थे और टॉपिक लिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड्स करता है उसके बारे में बताए थे। और इसमें जो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसका डायमेंशन फार्मूला और उसका एसआई यूनिट बताए थे। आज देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है उस पर बात करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है उस पर बात करेंगे हम लोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज तैयार हो जाइए, है ना। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ टॉपिक यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फोर्स का दूसरा नेम बोल सकते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं इसको, कूलम्ब्स लॉ। कूलम का स्पेलिंग में कभी कभी गलती हो जाता है, कभी कभी एल ओ के बाद यहाँ पर यू हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग क्या है? सी ओ यू होता है। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ जो है ना, ये साइंटिस्ट चार्ल्स चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम का दिया हुआ है। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम का ये जो फोर्स था, ये क्या था? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम का ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर दो चार्जेस है यहाँ पर, है ना, ये Q1 ये Q2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R है, तो इसके बीच में जो फोर्सेस लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। और इसके बाद एक कांस्टेंट अप्लाई किए थे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन पर इनसे पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे जो यही ऑब्जर्व किए थे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा इस तरह से प्रोपोर्शनल होगा। उसमें जोसेफ प्राइस्टली और हेनरी कैवेंडिश, याद करो हेनरी कैवेंडिश, जो कैपिटल जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू निकाले थे टॉर्सन बैलेंस के हेल्प से। तो उन लोगों ने भी, उन लोगों का भी ऑब्जर्वेशन यही था कि चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस होता है वो इस तरह से होता है। लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन कभी पब्लिश नहीं हुआ, वो लोग पब्लिश नहीं किए। और इनका पब्लिश हुआ, इसलिए हम लोग इस फोर्स को कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखना ये है कि ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये क्या होता है? मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये लेंगे, मान लीजिए दो चार्जेस है Q1 Q2, ये के बीच में डिस्टेंस R है। तो अगर मान लिया जाए, है ना, अगर मान लिया जाए यहाँ पर एयर है, ठीक है ना, अगर एयर रहेगा, है ना, अगर मान लेते हैं मीडियम में क्या है? एयर है, इसके बीच में एयर है, तो यहाँ पर जो फोर्स रहेगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं एयर की, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर वाटर रहेगा, है ना, ये दोनों चार्जेस के बीच में अगर वाटर रहेगा, तो ये वाटर के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वाटर के लिए क्या हो जाएगा? KW Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस तरह से। तो क्या देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट जो है मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, एयर पे, एयर के लिए कांस्टेंट लगेगा और वाटर के लिए कांस्टेंट लगेगा। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पे लिखते हैं, इस कांस्टेंट को थोड़ा दूसरा तरह से लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखते हैं बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, तो यहाँ पर क्या बताएं, है ना, Q1 Q2
और इसके बीच में मीडियम। तो ये कांस्टेंट जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या लिखे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखे। अब ये किस मीडियम के लिए है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कांस्टेंट यहाँ पर है इसको हम लोग अभी क्या बोले हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये सिंपल है, कहीं भी हम लोग इस तरह से होगा, कोई भी फोर्स है या कोई भी क्वांटिटी है जो अगर इस तरह से प्रोपोर्शनल होगा तो उसके लिए इसको इक्वेशन बनाने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। ये सिंपल है फिजिक्स में। उसी तरह से यहाँ पर है ना एक कांस्टेंट हम अप्लाई किए, लेकिन इस कांस्टेंट को जो है ना हम लोग ये मीडियम पर किस तरह से डिपेंड करेगा उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, इस ये कांस्टेंट चेंज होता है इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। ये ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है फिजिक्स में, जब भी कोई ऑब्जर्वेशन देखेंगे जैसे ग्रेविटेशन में देखे थे या कहीं भी इस तरह से प्रोपोर्शनली देखेंगे तो उसको इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग। तो ये तो सिंपल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब ये मीडियम पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मीडियम पर किस तरह से डिपेंड करेगा, हर मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। तो ये कांस्टेंट को हम लोग इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो है ना ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जो है ना मीडियम का वैल्यू बताएगा, मतलब मीडियम किस तरह से इफेक्ट करेगा फोर्स को, इस कांस्टेंट से पता चलेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी है ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आया समझ में, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये तो सिंपल है, कहीं भी इस तरह से होगा तो हम लोग तो कांस्टेंट लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम का वैल्यू चेंज होगा तो ये चेंज होगा। तो किस तरह से चेंज होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, मतलब मीडियम का जो वैल्यू रहेगा जिसको हम लोग परमिटिविटी बोल रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर लगाना है। और हर फार्मूला में हर जगह 1/4 पाई 1/4 कॉन्स्टेंट रहेगा, पाई मतलब कि 3.14, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। और ये मीडियम का अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, वाटर के लिए कुछ रहेगा, है ना, वाटर ये केरोसिन के लिए अलग रहेगा, माइका के लिए अलग रहेगा, पेपर के लिए अलग रहेगा, सबके लिए अलग अलग ही वैल्यू रहेगा। और इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्या, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये जो है ये लेटर जो है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको पढ़ेंगे क्या, एप्सिलॉन पढ़ेंगे, एप्सिलॉन, बढ़िया सुनते रहे, एप्सिलॉन। ये भी एक ग्रीक लेटर है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा ये टाइप से हो जाएगा, है ना, ये टाइप से, है ना, एप्सिलॉन। जिस ये भी एक ग्रीक लेटर है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा, है ना, सिग्मा चाई, ये सब पढ़े थे, रो, ये सब पढ़े थे, है ना, क्या पढ़े थे, सिग्मा था, रो था, है ना, अल्फा था, बीटा था, है ना, ये सब जो है ना ग्रीक लेटर है। उसी तरह से एप्सिलॉन एक ग्रीक लेटर है। इस लेटर को हम लोग, इस लेटर को यूज करेंगे रिप्रेजेंट के लिए परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये अब देखिए, तो ये जो है ना ये एयर के लिए, ये हो गया कोई भी मीडियम के लिए। अगर मान लो कोई मीडियम पे लिखना चाहते हैं, ये मीडियम नहीं पता चल रहा है मतलब, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं, तो मीडियम पे लिखा, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ये मीडियम के लिए है, मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये तो अगर एयर रहेगा, एयर रहेगा तो एयर के लिए भी परमिटिविटी आएगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 4 एयर, है ना, ये दोनों चार्जेस के बीच में एयर है, तो कैसे होगा, क्या एक्सप्रेस करेंगे, तो लिखेंगे एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखते हैं, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो है ना इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द एयर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे इसको, परमिटिविटी ऑफ द एयर, ये एयर के लिए होगा, परमिटिविटी ऑफ द एयर। अब जो है ना, अब यहाँ पर ये जो आया है एप्सिलॉन, यहाँ पर एयर के लिए, यहाँ पर कोई भी मीडियम के लिए ये आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर फिर एक कांस्टेंट आया,
यहाँ पर पहले कांस्टेंट आया था, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे, इसका एसआई रूट निकाले थे। अब इसका जो है ना डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे या इसका यूनिट निकालेंगे, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले यूनिट इसका निकालना है, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो जगह एप्सिलॉन यहाँ से लेके चलेंगे एप्सिलॉन, या इसलिए लेके चल रहे हैं तो एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट की जगह यहाँ पर और क्या जगह 1/4 पाई एफ है ना Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। नहीं क्या एप्सिलॉन यहाँ इसको इधर लाएंगे तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, ये है कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिट होगा इसका इसका, तो इसका यूनिट होगा क्या, कूलम। कूलम तो हो गया कूलम स्क्वायर, और नीचे में हो गया न्यूटन, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन है ना, पर मीटर स्क्वायर हो गया, पर मीटर स्क्वायर हो गया। एप्सिलॉन नोट का यूनिट क्या हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है ना। जब भी कोई नया कांस्टेंट देखो, जब भी कोई नया क्वांटिटी से आए फिजिक्स में, तो अब उसका सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखिए, और उसका क्या ऐसा यूनिट होगा ये निकालना सीखना चाहिए। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट का यूनिट जो हो गया कूलम स्क्वायर इतना हो गया। अब इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो ये कांस्टेंट है हर मीडियम का, ये कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा है ना, एक्सपेरिमेंट से निकलता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के लिए निकाले थे, अलग अलग मीडियम के लिए निकाले थे, उसी तरह से परमिटिविटी अलग अलग मीडियम का रहेगा। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन नोट जो एयर का रहता है वो कितना होता है 8.854 10⁻⁻12। ये वैल्यू गिवन रहेगा, या कुछ कुछ का याद करना है, इसमें तो सिर्फ एयर का ही याद करना है, बाकी का याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इतना। अब ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू इसका, जिसको याद करना है। अब इसका यूनिट क्या होगा, एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, तो ये यूनिट रहेगा है ना, तो हो जाएगा कितना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन है ना, पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे इसमें है ना, एयर के लिए, क्या के लिए बता रहे हैं, एयर के लिए अगर दो चार्जेस रहेगा है ना, तो फोर्स, ये जो फोर्स बता रहे हैं, फोर्स का भी खाली सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा इस पर बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा है ऐसे लिखेंगे, या अगर कहीं भी अब हम ऐसे लिख रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बराबर क्या आ जाएगा एयर में कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू रखेंगे तो रख दे रहे हैं, तो 1/4 पाई है ना, पाई का वैल्यू रखेंगे क्या 22/7 या 3.14 रखिए इसे, और इसका वैल्यू रखेंगे कितना 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ऐसे होगा, और यहाँ पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, ये आप सोल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा, ये आता है कितना, लगभग लगभग आपका आ जाएगा है ना 9 × 10⁻⁹। ये इसको सोल्व करेंगे, ये तो कांस्टेंट रहेगा, जब भी दो चार्जेस एयर में रहेगा तो ये कांस्टेंट तो हमेशा अप्लाई होगा, तो इसको पहले ही सोल्व कर लेते हैं है ना। तो इसका लगभग लगभग वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू कितना आता है 9 × 10⁻⁹ आता है। ठीक है ना, और बाकी तो रहेगा ही रहेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और ये जब यूनिट वगैरह सब लिखेंगे तो अपने कट जाएगा, और ये फोर्स है, फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स का एस क्या हो जाएगा न्यूटन। आया बात यहाँ तक समझ में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या सीखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालना सीखे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सीखे हैं इसका। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा, वो बात करेंगे हम। ठीक है ना, चलो तो इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि एयर में है ना, एयर है, इसमें दो चार्ज रखा हुआ है, ऐसे चार्ज रखा हुआ है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, इस तरह से। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, ये आर लेते हैं कितना, आर ले लेते हैं 1 मीटर है, 1 मीटर, और ये चार्जेस जो है Q1 Q2 ले लेते हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम लेते हैं इस तरह से। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स है ना, उसका निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिए हैं
बीच में दो चार्जेस है, दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना हो गया। अब Q1 Q2 का वैल्यू कितना ले लिया है, 1 कूलम। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला से लगेगा, ये वाला लगेगा। तो लगाइए, तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर, एयर में बोला जा रहा है, बीच में एयर है, तो एयर के लिए पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, एयर के लिए हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, ये फार्मूला होगा। तो लगाइए 9 इंटू 10⁹ होगा। फिर क्या है Q1 Q2 देखो वैल्यू दिया हुआ है, कूलम में दिया हुआ है, तो 1 कूलम इंटू 1 कूलम, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, सब ऐसा ही में ही है। अब फोर्स है ये, तो क्या हो जाएगा न्यूटन, ये फोर्स निकाल रहे थे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9, सब 1 1 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो जाएगा, ये ठीक है ना। अब देखो ये जो वैल्यू आया है ना, यहाँ देखो 9 इंटू 10⁻ न्यूटन, कितना न्यूटन आया है। ये फोर्स ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये फोर्स बहुत ज़्यादा फोर्स है। अगर यही ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, अगर यहाँ पर मान लो 1 kg है, ये 1 kg, 1 kg का मास है, और इसके बीच में डिस्टेंस है कितना 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं कितना आता है, तो F इंटू 6.67, ये था ना 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ पर होता है -11, ठीक है। और M1 M2 करते हैं 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर करते हैं ना, और न्यूटन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्या डाटा सब मिलता जुलता है। यहाँ पर 1 1 लिए थे, सब यूनिट में लिए थे, है ना, यहाँ पर 1 kg लिया, यहाँ पर 1 kg लिया, यहाँ पर 1 मीटर। चार्जेस क्या ले रहे हैं, यहाँ पर 1 कूलम, है ना, 1 कूलम लिए हैं, और डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर है। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया इतना न्यूटन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ठीक है ना। तो देखिए क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना 1 कूलम के लिए 1 मीटर पर रखा हुआ कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू। और ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kg पे कितना आ रहा है, इतना कम आ रहा है, देखिए, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वही बहुत कम है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इस तरह से। इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि 1 कूलम जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। 1 कूलम जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा, 1 कूलम फोर्स अगर 1 मीटर पर है तो बहुत ज़्यादा फोर्स डेवलप कर रहा है। इसीलिए कूलम चार्जेस का जो है ना, चार्जेस जनरली आपको न्यूमेरिकल वगैरह में जो मिलेगा वो माइक्रो कूलम मिली कूलम में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता दे रहे हैं, है ना, माइक्रो कूलम रहेगा, इसको पढ़ेंगे माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम मतलब क्या, 10⁻⁻6 कूलम हो गया। 1 मिली कूलम ऐसे रहेगा, मिली कूलम, इसका मतलब क्या हो गया 10⁻³ कूलम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये फिर हो गया नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम, इसका मतलब क्या हो गया 10⁻⁹ कूलम। तो जनरली फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो देखेंगे वो वैल्यू दिया रहेगा माइक्रो कूलम मिली कूलम ये कूलम भी रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या देखें हम लोग, अब देखो मान लिया दो चार्जेस है, ठीक है ना, तो अगर ये एयर के लिए था, एयर के लिए, आगे लेते हैं वाटर के लिए, है ना, वाटर के लिए। तो दो चार्जेस यहाँ पर ये Q1 Q2, ये डिस्टेंस R, यहाँ भी है ना Q1 Q2, ये हो गया R, आ रहा समझ में ना। एयर मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, एयर है, ये दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, वाटर है, वाटर बना दे रहे हैं, वाटर है, इसमें मान लो एयर है, मतलब ये दोनों चार्जेस एयर में रखा हुआ है, ये दोनों चार्जेस वाटर में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो फोर्सेस का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये दोनों में जो फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में उसका जो मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो लिखेंगे, तो कैसा होगा, यहाँ पर लिखेंगे एयर के लिए, तो ये हो जाएगा एयर के लिए हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं एयर के लिए, एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा कितना Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर फोर्स लिखेंगे वाटर के लिए,
तो ये हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर वाटर के लिए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस तरह से कोई जनरल मीडियम है, सबके लिए लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कोई भी मीडियम के लिखेंगे इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये कोई भी मीडियम के लिए है इस तरह से, और हो जाएगा कितना Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको और इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर एफ डब्ल्यू है, एफ ए, इसको ऐसे डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करो तो इसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 इस तरह से होगा। ठीक है, इसको डिवाइड किए हम लोग, वाटर को डिवाइड किए इससे, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये जाएगा तो काटेंगे, ये कट जाएगा यहाँ पर, ये R स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई कट गया, और क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया ये डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये आ गया यहाँ पर, मतलब कि इसको फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये आ गया एफ डब्ल्यू बाई एफ ए, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई वी डब्ल्यू। अगर ये वाला फोर्स को डिवाइड करेंगे हम लोग, ये वाला फोर्स है एफ ए, एफ एयर के लिए, एयर के लिए, एयर के लिए, ये हो जाएगा कितना, उसी तरह से आ जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा ये मीडियम का, ठीक है ना। क्या किए, दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस के बीच में एयर है, यहाँ दोनों चार्जेस के बीच में वाटर है, यहाँ दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम मान लेते हैं जनरल, है ना कंडीशन। तो अब ये मीडियम वाला फोर्स, ये जो फोर्स आया एफ डब्ल्यू, यहाँ पर एफ एम आया है, यहाँ पर एफ ए आया है, इस फोर्स को इससे डिवाइड किया एफ डब्ल्यू बाई एफ, तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जगह एप्सिलॉन नॉट बाई इतना जगह, मतलब कि ये तो है ना। ये जो फोर्स है, तो मीडियम में जो फोर्स है, यहाँ पर देखिए मीडियम में जो फोर्स है कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाई ये मीडियम इंटू कितना आ गया, फोर्स ऑन मीडियम आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये मीडियम और एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एफ ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा एफ डब्ल्यू बराबर, एफ डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई ए वाटर, और हो जाएगा एफ ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये 1 बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर, अब ये है ना, क्या देखो मीडियम, अलग अलग मीडियम में फोर्सेस का क्या वैल्यू होगा, किस तरह से चेंजिंग आएगा, उस पर बात कर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये तो यहाँ देखिए एफ डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, इतना, और इंटू क्या होगा यहाँ पर एफ ए आ गया। अब यहाँ पर एफ ई डब्ल्यू बाई ई नॉट, मतलब वाटर का परमिटिविटी बाई एयर का परमिटिविटी, यहाँ पर हो गया मीडियम का परमिटिविटी और बाई एयर का परमिटिविटी। इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट में देखे थे, वहाँ पर बोले थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी तरह से यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये डिवाइड करेंगे, तो वाटर का परमिटिविटी दिया रहेगा, और एयर का तो हम लोग जानते हैं 8.854 बताए थे, लिखाए थे, है ना, उसको डिवाइड करेंगे तो वो जो आएगा उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, है ना। और ये लगभग लगभग आता है 81 के आसपास आता है, 81 आता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ 1 बाई क्या जगह 81 हो जाएगा,
है ना। यहाँ पर वाटर की कितना है 81 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/81 इंटू एफ एस। मतलब कि वाटर में वाटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 81 टाइम्स घट गया। एयर में जो फोर्स लगेगा, दो चार्जेस को एयर में रखेंगे, है ना, और उतना ही डिस्टेंस पे वही चार्जेस को हम लोग वाटर में रखेंगे, तो उसका जो फोर्स है 81 टाइम्स घट गया। मतलब मीडियम रखने से फोर्स क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या जगह रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम इसको। अच्छा, अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी के लिए एक अलग इसी का अलग नाम है, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक्चुअली जहाँ भी आप क्लास करेंगे या फिजिक्स देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन जो है ना वो कैपेसिटेंस में होता है, कैपेसिटर पढ़ते हैं वहाँ पर होता है। लेकिन नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जो है ना हम लोग यहीं पर समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ही समझ सकते हैं। और यही कांस्टेंट जो है ना ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा वाटर का, ये वाला कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का। ठीक है ना। तो ये जो आया मीडियम का, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, या इसी को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये ऑफ द मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना रहेगा, यहाँ पर जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना आया 81 आया, तो 81 टाइम्स उसका फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये फोर्स को घटा देगा। उसी तरह से ये देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड को भी क्या करेगा, ये घटा देगा उतना टाइम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम फील्ड को भी क्या करेगा, घटाएगा। आगे चैप्टर में देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। उसी तरह से फिर ये कैपेसिटेंस में देखेंगे, अगर कैपेसिटर है वो दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, पेपर रख देते हैं या माइका रख देते हैं, प्लास्टिक रख देते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक का। तो टॉपिक पढ़ना है दूसरा वाला चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ना है ना, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, कैपेसिटर कैपेसिटेंस पर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट किस तरह से होता है वो पढ़ना है हम लोग। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब कि मीडियम पे डिपेंड करेगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोग देखे क्या, कूलम्स लॉ, ठीक है ना। कूलम्स लॉ को क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड का वैल्यू मीडियम में क्या होगा, एयर में क्या होगा, कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखें। अब जानते हैं हम लोग कि फोर्स जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी दो फोर्स रहेगा, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो उस रिजल्टेंट कितना होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को जानकारी होना चाहिए, डायरेक्शन निकालने आना चाहिए कि जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो निकालना सीखे, अब डायरेक्शन किधर लग रहा है ये सीखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो लिखते हैं क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टॉपिक है ना, वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही, है ना। यहाँ आप लिख देते हैं क्या, वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म। अब देखो, तो है ना, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो दो तरह का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था सिर्फ एक ही टाइप का होता है, अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव, मान लिया अट्रैक्टिव होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो मास के कारण लगता है, और मास भी सिर्फ एक ही तरह का होता है। मास में कभी नहीं सुने कि पॉजिटिव मास है नेगेटिव मास है, तो फोर्स भी क्या होता है, एक ही तरह का होता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। चार्जेस जो है ना दो तरह का सुनते आ रहे हैं कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है।
तो उसके कारण जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, वो भी दो तरह का होगा। एक होगा अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा होगा रिपल्सिव फोर्स। ठीक है ना। ये तो मान लीजिए कि है ना, यहाँ पर दो चार्ज है, दो पॉइंट चार्जेस है, Q1 और Q2। ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस जो है, दोनों में से कोई पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या दोनों निगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये है ना पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो फोर्स का वैल्यू तो पहले डिस्ट्रिक्ट में निकालना, फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर F और K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पर, ये डिस्टेंस है R। अब ये दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। लाइक चार्जेस रिपेल इधर, दोनों क्या होगा, रिपेल करेगा। मतलब ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये किधर कैसे लगा, तो सबसे पहले क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों पॉइंट जो दोनों चार्ज है, उसको पहले स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जब ये इसको रिपेल करेगा तो इसी डायरेक्शन में करेगा, ये लाइन जो है ना इसी लाइन में करेगा, और ये वाला जो इसको रिपेल करेगा इसी लाइन में से करेगा। मतलब ये जो फोर्स है, इसका जो लाइन ऑफ फोर्स रहेगा, यही रहेगा लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स रहेगा। इसी लाइन में इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर रिपेल करेगा इधर रिपेल करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। ये तो ये हो गया तुम्हारा क्या, लाइन ऑफ फोर्स, इसको लिख सकते हैं ये हो गया लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है। ये अब है रिप्रेजेंटेशन का। तो ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है Q2 पर, तो ये यहाँ पर एक फोर्स लिखेंगे इस तरह से, ऐसे ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन, है ना। चार्ज टू क्या था, Q2 था, यहाँ पर क्या था Q1। तो Q2 पे फोर्स 1 के कारण ये रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्स क्या, फोर्स ऑन 1, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस डायरेक्शन में है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना। ये अब देखो फोर्स, ये 2 बंद हो गया ना, ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि इस पे ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, तो कितना मैग्नीट्यूड का लगा रहा है, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना ही होगा, ये है ना। F बराबर क्या जगह, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, उसी तरह से ये मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा उतना F12, है ना, F K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देख रहे हैं ना, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो सेम आएगा, इतना ही आएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस लाइन में इधर, और इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा, मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा होता है कि यहाँ पर जो फोर्स है, एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अगर लगा रहे हैं, और जब एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगा, तो दूसरा बॉडी भी पहला बॉडी पर लगाएगा ही लगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी है और फोर्स लगा रहा है सिर्फ, अगर आसपास कोई बॉडी ऑब्जेक्ट नहीं है और फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब भी फोर्स लगेगा तो दो ऑब्जेक्ट होगा, तो दो ऑब्जेक्ट पे जब भी फोर्स लगेगा तो दोनों फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ये है न्यूटन थर्ड लॉ, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। यहाँ पर दो बॉडी है, दो चार्जेस है, दोनों में इंटरेक्शन हुआ, दोनों में फोर्स लग रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बराबर होना ही चाहिए, और होता भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ इज अप्लाइंग, इज applicable
यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि क्या, मतलब कि ये जो फोर्स है F21, ठीक है, F21 जो है इसका अपोजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं है ना इस तरह से, ये क्या, इस तरह से, मतलब कि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो F21 बराबर क्या हो गया, F12। ये तो हुआ दो चार्जेस के बीच में। अगर बहुत सारा चार्जेस है, बहुत सारा चार्जेस है, तो वहाँ पर फोर्सेस को कैसे जोड़ेंगे, कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए एक नोटेशन, एक फॉर्मेट में और देखना होगा, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, वो देखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म को जो है ना पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है ना। चलो, तो मान लो कि है ना यहाँ पर दो चार्जेस है Q1 और ये Q2 है, ठीक है। ये चार्जेस जो है ना, मान लेंगे कहीं सिस्टम में रखा हुआ है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सिस्टम में रखेंगे, मतलब कि ये जहाँ से इसका पोजीशन हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है ना, इसका पोजीशन वेक्टर है, कुछ मान लेना होगा, मान लो यहाँ पर ये ओरिजिन है ना, ये रहेगा एक्स एक्सिस, ये रहेगा वाई एक्सिस, है ना, ये रहेगा जेड एक्सिस, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना, मतलब कि ये इसको पढ़ा है ना मैकेनिक्स में, पहले सिस्टम ये बनाएंगे रेफरेंस, सिस्टम ऑफ रेफरेंस में तीन एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर हो गया R1, इसका पोजीशन हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए यहाँ से ये है R2, ये मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, है ना, ये सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पोजीशन फैक्टर वगैरह जो निकालते थे हम लोग, उसको इस तरह से निकालते थे। तो मान लो दोनों चार्ज का पोजीशन फैक्टर क्या हो गया, R1 और R2, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये इस डायरेक्शन को, इस वेक्टर, ये जो एक वेक्टर आएगा, है ना, तो ये जो वेक्टर आएगा उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग, है ना, R21, है ना, 1 से 2 का 1 से तरफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ठीक है ना, ये डायरेक्शन। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, R21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, R21 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यहाँ पर आ रहा है ना, ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, या ट्रायंगल लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना। फिर ये वाला वेक्टर को अगर मान लो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें, ये यहाँ से यहाँ वेक्टर दूसरा है, ये वेक्टर दूसरा है, जो वो डायरेक्शन अलग होगी, इसलिए तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, R12 इस तरह से लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, R1 माइनस R2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस, है ना, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। अब R2 माइनस R1 जो है ना ये है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया R12, ये वेक्टर के कंसेप्ट से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यूज करेंगे इसका, इस नोटेशन का यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले थे, उसका वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तब हम लोग को बहुत सारा फोर्सेस रहेगा, उसको ऐड करने में, रिजल्टेंट निकालने में ठीक रहेगा, ठीक है। ये चलिए, तो यहाँ पर ये चार्जेस था Q1 Q2 ये है, ठीक है ना, Q1 Q2। अच्छा यहाँ पर ये भी बता दें कि अगर मान लीजिए ये R21 जो हुआ, R21 ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर ये, यहाँ से ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर R21 डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग यूनिट वेक्टर चाहते हैं,
यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं कैसा होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा R21, है ना, इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे R21 का मैग्नीट्यूड। तो मान लो कि ये जो डिस्टेंस था इसके बीच में, ये डिस्टेंस था कितना R, तो कितना हो जाएगा ये R21 का ये मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड, ये कितना के बराबर होगा, R के बराबर R होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R21 और ये हो गया R1, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया, इसका यूनिट वेक्टर चाहते हैं, यूनिट वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर चाहते हैं, R21 का यूनिट वेक्टर चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा R21 ये और R21 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस तरह से, मतलब कि R21 इस तरह से और इस तरह ये। अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा कितना R12 ये, यहाँ पर R12 ये, और यहाँ पर R12 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर R12 ये हो गया, और ये हो गया R। ये वेक्टर का, है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का है। यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए, जब डायरेक्शन दिखाना होगा, ये डायरेक्शन दिखाना होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो अब ये सब कंसेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं हम लोग। चलो तो पहले इस पे जो फोर्स लगा था, ये दोनों चार्ज को हम लोग प्लस प्लस मान के चले थे, एग्जाम्पल जो दिए थे ये प्लस प्लस मान के चले थे, प्लस प्लस मान के चले थे, और पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहेगा तो अभी देखेंगे, पहले के एग्जाम्पल पर देख लेते हैं, हम लोग नोटेशन सीख जाते हैं उसके बाद सब एग्जाम्पल को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस पर जो फोर्स लगा था उसका डायरेक्शन क्या था, उसका डायरेक्शन इधर था, और इसको बोले थे क्या, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये बोले थे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो F21 जो है ना ये फोर्स, ये कितना होगा, ये होगा F21 फोर्स जो है ना, इसका पहले मैग्नीट्यूड लिखिए, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन लिखने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो ये इधर है, इधर का यूनिट वेक्टर क्या है, ये वाला है, ये वाला, तो ये हो जाएगा कितना R21, इस तरह से आ रहा समझ में, R21। अब देखो ये जो फोर्स है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो कितना आया था मैग्नीट्यूड, ये आया था K Q1 Q2 और बाई R² आया था, ठीक है। और ये वैल्यू कितना है, ये है यहाँ पर इतना, तो ये हो जाएगा कितना R21, है ना, ये वेक्टर, और यहाँ पर ये हो जाएगा R, इस तरह से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा K Q1 Q2 और बाई RQ, और यहाँ पर जाएगा R21, ठीक है ना, ये इस तरह से। उसी तरह से सिमिलरली, है ना, क्या आ जाएगा, यहाँ पर F12, है ना, ये वाला फोर्स के लिखिए, ये वाला फोर्स के लिए, ये वाला फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, F12 ये वाला, ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा K Q1 Q2 बाई RQ, है ना, और फिर हो जाएगा R12, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब F12 जो था, है ना, F12 जो था, चलिए यहीं तो बता दे रहे हैं। अब देखिए F21 जो है, F21, ठीक है ना, F21 ये आया क्या, F21 आया आपका ये, ठीक है ना, K Q1 Q2 बाई RQ और R21 आया इस तरह से। अब R21 जो है, R21, है ना, R21 क्या हो जाएगा, यहाँ पर R12 इसका निगेटिव है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, है ना, R21 बराबर क्या हो जाएगा, R21 बराबर माइनस R12 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो R21 की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर K Q1 Q2 बाई RQ, इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम लोग माइनस R12 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको इधर लाएंगे तो कितना जगह, माइनस K Q1 Q2 बाई RQ, और हो जाएगा यहाँ पर R12, है ना,
तो ये जो फोर्स है ये वाला, ये किसका मैग्नीट्यूड है, देखिए 1 2 का इसका है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जगह कितना -F12, ठीक ना, F21 बराबर कितना आ गया। यही चीज़ हम लोग इसके पहले लिखे थे यही चीज़, और इसमें हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करके हम लोग फिर यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। तो हम लोग फोर्स को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह का फोर्स। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बहुत सारा फोर्सेस को जब ऐड करना होगा तो हमको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि डायरेक्शन क्या है, किधर लेना है, इस सब का कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बता दें कि अगर फोर्स चार्जेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव का इधर लगा, अगर चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। अगर मान लिया जाए ये तो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव था, निगेटिव नेगेटिव भी रहेगा, मान लिया नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो भी क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा इधर लगेगा। अगर है ना पॉजिटिव है और नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है इस तरह से, तो इस पर फोर्स क्या होगा, इधर होगा और इस तरह से होगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन के कंसेप्ट से हम लोग फोर्सेस का डायरेक्शन के साथ एप्रोप्रिएट डायरेक्शन के साथ हम लोग लिखेंगे, और बहुत सारा फोर्सेस रहेगा तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना, सुपर पोजिशन पढ़ेंगे, और उसमें ये वेक्टर का किस तरह से यूज होगा वो भी सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए रिवीजन करिए, और है ना रिवीजन करिए, और जो डाउट होगा कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।